हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी पर। और यहां पर इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 6 राजनीतिक दल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कि जो भी प्रश्न आपके वीवीआईपी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम यहां पर देखने वाले हैं। और यहां पर वैसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं जो कि पिछले कुछ सालों में 3 अंक में पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, यानी सीबीएसई में या फिर और भी दूसरे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब क्या है? मतलब आपकी तैयारी करवानी है अच्छी, तो आपने अगर एनसीईआरटी वाला वीडियो देख लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, उसको देख लीजिए। साथ में यहां पर 3 अंक हो जाएंगे। फिर हमने अलग से एक 5 मार्क्स वाला यानी 5 अंकों वाला एक वीडियो किया है, उसको भी देख लीजिए। पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपको कोई भी पूर्ण नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। मतलब क्या है? यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को, 3 अंक वाले। लेकिन यहां पर एक बात बता दूं कि यहां पर सबसे पहला बात तो मैं सिर्फ उत्तर आपको समझाने के लिए आपको यहां पर क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूं। आप अपना उत्तर अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। साथ में ये जो भी प्रश्न मैं दिखा रहा हूं, ये हो सकता है कि आपसे 5 नंबर के लिए भी पूछ लिए जाएं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, 3 मार्क्स में पूछा गया है, इसलिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं। लेकिन हो सकता है यही प्रश्न आपको 5 अंक में पूछ दिया जाए। जब यह प्रश्न 5 अंक में पूछेगा तो जितना लिखा गया है उससे और भी ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, तो उस 5 अंक लायक लिखना पड़ेगा। तो इसको क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सोचिए कि किस तरीके से मैं उत्तर करूंगा जब यह प्रश्न मुझसे 1 अंक, 3 अंक, 5 अंक में पूछा जाएगा, तो किस तरीके से मैं उत्तर करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यह कहता है उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताइए जो भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेता है। उस दल, यहां बल लिखा हुआ है, दल की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। कौन सी पार्टी है जो कि भारत की प्राचीन संस्कृति को और मूल्यों को काफी महत्व देती है, उसको अपना राजनीतिक आधार बनाकर चलती है? तो यहां पर आपके सामने नाम कौन सा आ जाता है? यह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो यहां पर एक चीज आपको समझना है कि अगर भैया भाजपा के बारे में पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछा गया है, इसी तरीके से और भी तो राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है? सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है कि उनके बारे में विशेषता जान लीजिए, उनकी जो नीति है, मूल्य है, उसके बारे में समझ लीजिए। कब स्थापना हुआ, किसने स्थापना किया, कब वो सरकार में रही, नहीं रही, कहां उसका प्रभाव है, सारी चीजें समझ लीजिए, क्योंकि इससे एक प्रश्न हो सकता है कि आपसे पूछ ही लिया जाए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की 4 विशेषताओं की बात करें तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला बात यह है कि जो इसकी मूल्य हैं, इसके मूल्य में भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है। यानी कि जिस चीज का इसका मूल है, मूल्य, उसमें क्या आ जाएगा? भारतीय राष्ट्रवाद और साथ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आ जाएगा। इसको आप लिखिएगा। साथ में अगला क्या है? जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। लेकिन अब आप ये उत्तर लिखिएगा तो शायद हो सकता है आपको मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि धारा 370 जो इस पार्टी का एक नारा था, एक मूल्य था, इसको इसने पूरा कर दिया है। धारा 370 अब भारत के संविधान में नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस उत्तर को लिखने से आप बचिएगा। आप कब इस उत्तर को लिखिएगा? जब आपके पास पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट नहीं रहेगा, तब आप इस उत्तर को लिखिएगा। समझ गए? इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। साथ में सभी धर्म के लिए एक आचार संहिता, जिसको कि कॉमन सिविल कोड, मेरे ख्याल से कॉमन सिविल कोड कहा जाता है, वो लागू करने के ये पक्ष में है। आचार संहिता, सभी धर्मों के लिए एक धार्मिक कानून लगेगा, ऐसा ऐसा ये करना चाहती है। साथ में स्वदेशी और भारतीय व्यापारियों को बढ़ावा देने के पक्ष में है। साथ में और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे राम मंदिर बनाने के पक्ष में है, या फिर भारत में
हिंदुत्ववादी विचारधारा लेकर चलती है। ये सारे पॉइंट भी अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 पॉइंट आ रहा है, 5 लिखना है, तो उस तरीके से बनाकर एडिशन भी कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे यहां पर अगला जो है, अगला प्रश्न यहां पर कहा जा रहा है कि भाई आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं ठहर सकता, कोई 3 कारण स्पष्ट करें। यानी जो आज का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप बिना राजनीतिक दलों के काम नहीं चला सकते हैं, उनकी जरूरी हमारे लिए मजबूरी है। ऐसा क्यों है, इसका आप 3 कारण बताइए। कारण पूछा जा रहा है। तो भैया देखो, आधुनिक लोकतंत्र जो है उसमें राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके बिना आज का लोकतंत्र काम नहीं करने पाएगा। क्यों नहीं काम करने पाएगा, देखते हैं। पहला कारण क्या कहता है, विशाल देशों में 1 या 2 व्यक्ति द्वारा शासन चलाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में एक विचारधारा के समूह राजनीतिक दल ही शासन का संचालन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि भैया देखो, हमारे देश में कितनी आबादी है, 140 करोड़ है। 140 करोड़ को क्या एक आदमी अकेले मैनेज कर सकता है क्या? 2 कर सकते हैं क्या? 4 कर सकते हैं क्या? जी नहीं। 4, 5, 10 लोगों से कुछ नहीं होगा। पूरे देश का संचालन करने के लिए क्या करना होगा, एक बहुत बड़ा संगठन चाहिए होगा कि पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाए। जैसे कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें लाखों की संख्या में, यहां तक कि करोड़ों की संख्या में सदस्य होते हैं और ये सभी जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं मिलकर एक ऐसा सिस्टम चलाते हैं जिससे कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो सरकार को वो आसानी से चला सकते हैं, सारी चीजों को मैनेज वो आसानी से कर सकते हैं। तो यानी क्या है, हमारे को देश का शासन चलाने के लिए ऐसा संगठन चाहिए जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सदस्य हों और चुनाव जीतने के बाद सारी चीजों को, सारे काम को एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर सकें। राजनीतिक दल हैं, उसमें पता है कि भैया कौन नेता है, कौन कार्यकर्ता है, कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता है, चुनाव जीतने पर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। तो वहां पर सारी चीजें पहले से तय हो जाती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल नहीं हो, हर एक आदमी अपने अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर जाए तो आपस में लड़कर ही मर जाएंगे सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरह बनने के लिए। समझ गए क्या हुआ? समझ गए कि भैया विशाल देशों में 1-2 लोगों से शासन नहीं चलेगा, 10 लोगों से भी नहीं चलेगा। बहुत बड़ा संगठन चाहिए होता है जो कि पूरे देश का शासन संभाल सके। ठीक है, सरकार की गलत नीतियों को कुछ लोगों द्वारा विरोध का कारगर असर नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल की सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकती है। मतलब क्या हुआ? मतलब हम जानते हैं कि चुनाव जब होता है तो कोई जीतता है और कोई हार जाता है। जो जीतता है वो सरकार चलाता है, जो हारता है वो विरोधी पक्ष बनकर बैठता है और जो विरोधी पक्ष होता है उसका काम ही यही होता है कि वो सरकार की गलतियों को निकाले। अब भैया जो दल सरकार में चला गया वो तो अपना पूरा सरकार चला रहा है, लेकिन जो दल विपक्ष में है वो सरकार की सारी गलतियों को निकालता है और वो सरकार के सारे गलत नीतियों का विरोध करता है। तो क्या कोई 2 आदमी, एक आदमी अगर विपक्ष में बैठे तो क्या वो सरकार की सारी गलतियों को बता सकता है क्या? जी नहीं। उसी तरह जिस तरीके से सरकार चलाने के लिए लाखों की संख्या में सदस्य चाहिए होते हैं, पूरा एक बहुत बड़ा संगठन चाहिए होता है, उसी तरीके से सरकार का विरोध करने के लिए भी हमें बहुत बड़ा संगठन चाहिए होता है। जो कुछ लोग होंगे जो कि देश स्तर पर पार्टी का विरोध करेंगे, कुछ जिला स्तर पर, कुछ गांवों में घूम घूम कर, कुछ जो है आंदोलन करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे कि भैया जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है ना वो गलत कर रही है। इसीलिए राजनीतिक दल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ में आगे यहां पर कहा जा रहा है कि भैया देखो, जो राजनीतिक दल होता है ना, एक राजनीतिक दल में एक विचारधारा वाले लोग मौजूद होते हैं। मतलब भाजपा के सभी लोगों का सेम थिंकिंग होगा, सेम विचार होगा, कांग्रेस के सभी लोगों का सेम विचार होगा, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के सभी लोगों का सेम विचार होगा। वो हर चीज पर एक दूसरे के से राजी होंगे। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जब कोई पार्टी चुनाव जीतकर आएगी तो वो पार्टी सरकार चलाने में एक दिशा में काम करने पाएगी। मान लीजिए कि अगर क्या होता है, 4-5 दल अगर मिलकर जब चुनाव जीतते हैं, सरकार चलाते हैं, तो आप भी देखते होंगे कि दलों में टकराव होता है। क्यों टकराव होता है? क्योंकि अलग अलग दलों की अलग अलग विचारधारा होती है और वो जब आपस में एक ही काम को करने जाते हैं तो उनके बीच में टकराव होता है कि ये कैसे होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा। इसी में तो इसीलिए कहा जाता है कि जो राजनीतिक दल है ये एक विचारधारा वाले लोगों के सम्मिलित होते हैं इसमें, और जब ये सरकार बनाते हैं तो एक दिशा में सरकार चल पाती है। और मान लीजिए
मान लीजिए कि पार्टियां अगर नहीं हो, राजनीतिक दल नहीं हो, लोग अकेले अकेले चुनाव जीत कर आए अपने अपने क्षेत्र से, अगर वो लोग मिलकर सरकार भी बना लेते हैं तो जब वो काम करने जाएंगे ना तो उनमें बहुत ज्यादा मतभेद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि ये काम कैसे होगा, बहुत लड़ाई होगा। तो वहीं पर जो राजनीतिक दल हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से स्थिरता बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं और सरकार को एक अपने विचारधारा, अपनी बात, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक दिशा में लेकर चलते हैं। समझ गए? इसलिए राजनीतिक दल हमारे लिए जरूरी है। ये 3 पॉइंट थे, लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए। वैसे आप अगर अध्याय को आपने सही तरीके से पढ़ा है तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। आगे पूछा जा रहा है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या हैं? 2 उदाहरण दीजिए। भैया मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहने का मतलब क्या है? मतलब कि भैया वैसे दल जो कि चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड हैं, चुनाव आयोग के पास उन्होंने अपना पंजीकरण कराया हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहते हैं। अब यहां पर इनको क्या फायदा होता है? इनको अलग से चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कौन करता है? उसका अधिकृत उम्मीदवार ही करता है। एग्जाम्पल में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, यानी आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ये आपके क्या हो गए? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की भूमिका का उल्लेख करें। भैया ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, 2020 में सीबीएसई में पूछा गया है और भी बोर्ड्स में कई जगहों पर अलग तरीके से पूछा गया। मतलब देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां पर सीबीएसई लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि केवल वो सीबीएसई में ही पूछा गया है, और भी जगहों पर पूछा गया है, सिर्फ मैंने लिखा नहीं है। समझ गए? अब यहां पर क्या है उत्तर कि भैया विरोधी पक्ष क्या होता है, पूछा जा रहा है चुनाव हारने वाले दल जो सरकार बनाने में असफल रहते हैं विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। मतलब क्या हुआ भैया, जो सरकार नहीं बना पाया वो क्या करेगा? वो विपक्ष में बैठेगा। जो सरकार के साथ नहीं है वो विपक्ष में है। सरकार के साथ रहने पर क्या होगा? सरकार की नीतियों का वो लोग समर्थन करेंगे, सरकार चलाने में मदद करेंगे। लेकिन वो विपक्ष में बैठेगा मतलब क्या हो गया? मतलब सरकार के सारी नीतियों का विरोध करेगा। अगर सरकार कहीं गलती करती है, गड़बड़ करती है, घोटाला करती है तो क्या होता है? सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है, सरकार के खिलाफ मार्च निकाला जाता है, सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक किया जाता है। यानी क्या होता है? जो विरोधी पक्ष होता है वो सरकार पर निगरानी रखती है, सरकार के कामकाज, नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि जो सरकार है उसको तानाशाही सत्ता लागू करने से या फिर अपनाने से रोकती है। कौन? विपक्ष रोकता है। ठीक है, आगे विरोधी दल सदन में कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो सत्ता पक्ष को छोड़ देते हैं और वहां पर विपक्ष देखता है कि भैया इन लोगों के पास संख्या कम है, बहुमत कम है, तो क्या करो? अविश्वास प्रस्ताव लाओ, सरकार को गिरा दो, सरकार सही से काम नहीं कर रही है। या फिर हो सकता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर सरकार सही से काम नहीं कर पाती है, तो वहां पर विपक्ष क्या करेगा? उस सरकार को गिराने का काम करेगा कि यह सरकार सही से काम नहीं कर रही है, इसको गिरा दो, इसको हटा दो, सत्ता से बेदखल कर दो। ठीक है, आपने कई बार न्यूज में यह सुना भी होगा। इसके अलावा विधायिका से बाहर भी रहकर भी वे सरकार की संगठित आलोचना करते हैं। मतलब क्या हुआ? सरकार की नीतियों का सिर्फ वो सदन में विरोध नहीं करते हैं बल्कि रोड पर भी करते हैं, रोड पर आंदोलन चलाते हैं, घर पर हैं तो मोहल्ले में आंदोलन चलाते हैं। जहां पर जिस पार्टी का जैसा कार्यकर्ता होगा उस तरीके से, उस ताकत के साथ वो क्या करता है? आंदोलन चलाता है। आगे यहां पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न मैंने कहा था ना कि सभी आप राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी में अगला प्रश्न आ गया किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, कि इसका गठन कब हुआ था, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करें। इसको क्वेश्चन को उलट देता है और ऐसे भी पूछ देता है उस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना एजेंडा बनाया है। इस पार्टी की विशेषताएं लिखें। तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस पार्टी का क्या विचारधारा है, क्या विशेषता है, क्योंकि विशेषता देकर पूछ देगा कि भैया पार्टी का नाम बता दो, तो विशेषता पता होगा तब तो आप पार्टी का नाम बताओगे। तो इस तरीके से ध्यान रखो। तो यहां पर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन स्वाधीनता से पहले 1885 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? कमेंट करके बताइए, किसने कांग्रेस का स्थापना किया था?
और यह भारत का सबसे पुराने दलों में से एक है। कांग्रेस के सिद्धांत की बात करें तो कांग्रेस के सिद्धांत कई सारे हैं, तो उसमें से कुछ पॉइंट हम यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्या है, यह वैचारिक रुझान में एक मध्य मार्गी पार्टी है। मतलब क्या, ना तो ये वामपंथी है ना तो ये दक्षिणपंथी है। अब ये दोनों क्या होते हैं, जब आप पढ़िएगा आप बीजेपी दक्षिणपंथी और आप वाम दल के बारे में पढ़िएगा वामपंथी, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या अंतर है। मतलब ये पार्टी दोनों में से किसी भी विचारधारा को फॉलो नहीं करती है, बीच में रहती है, दोनों से दूर। ठीक है, यह पार्टी नए आर्थिक सुधारों का समर्थन करती है। मतलब जैसे नए सुधार लाने का मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने दो, देश में नौकरियां डेवलप करने के लिए आप इकोनॉमिक जोन बनाओ, ज्यादा फैक्ट्रियां लगाओ, इस तरीके के सुधारों का समर्थन करती है। इस पार्टी का धर्मनिरपेक्षता पर पूरा विश्वास है। क्या विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता। इसके अलावा कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को इसने अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। तो ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ऐसे ही सभी पार्टियों का आपको ध्यान रखना है, किसी भी पार्टी से पूछा जा सकता है। अगला क्या है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो इसके अलावा इसको ऐसे भी पूछा जाएगा, उस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा ली है। इस पार्टी की 4 विशेषता बताएं। तो यहां पर देखिए एक लाइन में केवल बात करूंगा। क्यों बात करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, इसका गठन हुआ था 1980 में, लेकिन इसके पहले ये जो पार्टी थी पहले भी मौजूद थी, जिसका नाम हुआ करता था भारतीय जनसंघ। इसका गठन 1950 या 52 में हुआ था, मुझे क्लियरली याद नहीं है, आप किताब में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो ये जो बात यहां पर की गई है, इसको हमने ऊपर पहले क्वेश्चन में देखा था। वैसे आप देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। तो यहां पर इसको मैं छोड़कर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। इसके बाद एक और पॉइंट है, यहां पर यह भी पॉइंट ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अगला जो पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करें और इसके साथ ही उस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जो साहू महाराज के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। उस पार्टी की विशेषता लिखें। अब जरा बात करते हैं कि भैया कौन सी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही है। इसका गठन कब हुआ था, गठन 1984 में हुआ था। किसके नेतृत्व में, काशीराम महाराज के नेतृत्व में। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर बात करें तो इसके कुछ सिद्धांत या फिर कुछ विचार या फिर कुछ विशेषता की बात की जा रही है, तो उसमें लिखेंगे तो यह पार्टी बहुजन समाज के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, जिसमें कौन शामिल हो जाते हैं, दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, पिछड़ी जातियां होती हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी कि समाज के वैसे हिस्से जिनको अभी तक सत्ता की हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनको सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम यह पार्टी करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा यह पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। जैसा इन लोगों ने काम किया वैसा काम यह पार्टी करने की, सत्ता के जरिए वैसा काम करने की कोशिश कर रही है। साथ में यह पार्टी दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों रक्षा के मुद्दे पर सबसे अधिक सक्रिय है। ठीक है, यहां पर इस पार्टी के बारे में और भी बातें लिख सकते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा अध्याय में तो। ठीक है, अगला पार्टी जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआईएम का गठन कब हुआ, इस पार्टी के सिद्धांतों का उल्लेख करें। इस पार्टी की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और सीपीआई से अलग होकर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी। यह पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करती है। यह समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवागमन की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना, जब आप पार्टियों के बारे में पढ़िएगा, अध्याय को अच्छी तरीके से समझिएगा, वहां पर आसानी से इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, कथन की समीक्षा करें। भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि 1-2 दल नहीं है बल्कि जितने दल हो सकते हैं उतने दल हैं। कुल मिलाकर 750 से भी ज्यादा दल भारत में चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड हैं। तो कैसी व्यवस्था है भारत में, बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है,
उत्तर क्या होगा? भारत के लिए आदर्श है। यानी कि क्या हो गया? ये जो दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था, भारत जैसे समाज में बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है? भारत में बहुत ज्यादा विविधता है। चाहे हम भौगोलिक विविधता की बात करें, चाहे हम बात कर लें सामाजिक विविधता की। कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, कई क्षेत्रीय लोग रहते हैं, कई जाति वाले लोग रहते हैं। तो क्या सभी लोगों को एक पार्टी में एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व हो सकता है? जी नहीं। किसी ना किसी को ऐसा लगेगा कि भैया मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरी बात की वजन नहीं दिया जा रहा है, मेरे समाज को दरकिनार किया जा रहा है। और वो व्यक्ति जब चाहे अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकता है और सत्ता में हिस्सेदारी ले सकता है। तो इसलिए भारत के लिए बहुत ही आदर्श है ये दलीय व्यवस्था। इसके बाद व्यापक आधार, मतलब क्या हुआ? मतलब कि भैया जो बहुदलीय व्यवस्था है, इसने भारत में लोकतंत्र के आधार को मजबूत बनाया है। इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। मतलब क्या हुआ? बहुदलीय व्यवस्था है। आप जब चाहें जहां चाहें छोटी पार्टी बनाकर आप चुनाव में जा सकते हैं। आपको अगर जनता पसंद करती है तो आप जीतकर सरकार भी बना सकते हैं। तो यह बहुदलीय व्यवस्था का बहुत बड़ा फायदा है कि आप कोई भी नई विचारधारा को लेकर आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, आप भारत में आज के 10 साल पहले देखिए तो आम आदमी पार्टी मौजूद नहीं थी। 2013 में आई है, 2013 या 14 में आई है। उसके पहले आम आदमी पार्टी थी ही नहीं। लेकिन क्या हुआ? लेकिन हुआ कि आम आदमी पार्टी आई, उसने चुनाव लड़ा छोटे दल के रूप में, लेकिन आज देखिए वो कितना मजबूत दल, कितना ताकतवर दल बन चुकी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो लोकतंत्र है हमारे देश में, इसमें बहुदलीय व्यवस्था ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। इसके साथ ही मजबूत विरोधी दल। यहां पर क्या होता है? बहुदलीय प्रणाली में जो विरोधी दल होते हैं वो एक दो नहीं होते हैं, बल्कि कई सारे होते हैं। क्योंकि देखिए सत्ता को कौन चला रहा है? 1 2 5 10 दलों का संगठन चला रहा है सत्ता को। बाकी लोग कहां हैं? विरोधी दल बनकर बैठे हुए हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? वो लोग सरकार को अच्छी तरीके से विरोध करेंगे, तरह तरह की नीतियों पर करेंगे। जैसे जैसे अगर बसपा है, बसपा अगर सरकार का विरोध करेगी, बोलेगी कि भैया दलितों के साथ गलत हो रहा है, आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है, वो अपने समाज का एक तरीके से मुद्दा उठाने की कोशिश करेगी। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी आएगी, वो कहेगी, विरोध अगर सरकार का करेगी, बोलेगी भैया देखो स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहा है, कॉलेज अच्छा काम नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल अच्छा काम नहीं कर रहा है। उसी तरीके से दूसरी पार्टी आएगी तो वो अपने हिसाब से अपने मुद्दों को जनता के सामने रखेगी और उस पर विरोध करेगी। इससे क्या होता है? विरोधी दल जो होते हैं वो काफी ताकतवर होते हैं बहुदलीय व्यवस्था में। इसके बाद क्या है? अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है? लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर चाहती है। तर्क देकर कथन का समर्थन करें। तो यहां पर यह कहना क्या चाह रहा है? यहां पर कहना चाह रहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो सरकार में हिस्सेदार बनना चाहती हैं। जो केंद्र सरकार बनती है, जो राष्ट्रीय सरकार बनती है, उसमें हिस्सेदार बनकर क्या करना चाहती है? सत्ता की भागीदारी बनना चाहती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे इससे फायदा क्या होता है, यह आपको समझाना है। अगर बात करें तो पिछले 3 दशकों में, यानी करीब पिछले 30 सालों में क्या हुआ है कि जो प्रांतीय दल हैं वो काफी ज्यादा संख्या में आए हैं और वो काफी ताकतवर, काफी सक्रिय भी हुए हैं। और यहां पर इससे क्या हुआ है? इससे भारतीय संसद में विविधताएं काफी ज्यादा नजर आने लगी हैं। वैसे समाज जिनको पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, वैसे इलाके जहां से पहले मजबूत नेता नहीं आते थे, अब भारतीय संसद में बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता वैसे पिछड़े इलाके से भी नजर आने लगे हैं। और यहां पर क्या हुआ है कि किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पा रहा है। अब भाई एक दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या होगा? गठबंधन बनेगा। गठबंधन में क्या होगा? बड़े दल के साथ छोटे 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 दल आकर जुड़ जाएंगे। उससे क्या होगा? छोटे दल को सत्ता में भागीदारी मिलेगी और साथ में वो छोटे दल जो हैं वो भी ताकतवर होंगे। और यहां पर जो हमारा देश में सरकार बनेगा वो भी कई समाजों से, कई तरीके के विचारधाराओं को मिलकर बनेगा। जिससे क्या होगा? यहां पर
आपको विविधता नजर आएगा सरकार में भी। यानी आप अगर ध्यान दें तो देखें तो आपको 1984 के बाद, यहां 96 लिखा हुआ है, 1984 के बाद देखें तो कई सारे चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। और उसमें अगर 1996 के बाद खासकर देखें तो बिल्कुल भी नहीं मिला है 2014 तक। तो इससे क्या हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार बनी है, जिससे क्या हुआ है, जिससे सभी छोटे दलों को यह अवसर मिला है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में काफी मजबूत हो जाएं, राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बने। और इससे छोटे दलों को क्या फायदा होता है? छोटे दल ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में हिस्सेदारी मिलती है, उनके पक्ष से कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, उनको राष्ट्रीय लेवल पर उनकी बात सुनी जाती है, वो भी काफी अपने इलाके के बात को राष्ट्रीय स्तर पर रख सकते हैं। इससे क्या हुआ है कि भाई जितने भी प्रांतीय दल हैं वो क्या करना चाहते हैं? गठबंधन करना चाहते हैं और सरकार में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है? प्रांतीय दल क्या होता है या फिर क्षेत्रीय दल क्या होता है? आपको पता होगा, एक लाइन में अगर आंसर देना है तो प्रांतीय या क्षेत्रीय दल ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो देश के किसी एक खास राज्य में सक्रिय होते हैं या फिर किसी एक खास क्षेत्र में उनका प्रभाव होता है। यहां मतलब क्या हो गया? मतलब है कि भैया देखो, चुनाव आयोग के पास सभी पार्टियां रजिस्टर होती हैं, सभी पार्टियों को जो चुनाव आयोग है ये समान रूप से मानता है। लेकिन चुनाव आयोग को भी पता है कि एक पार्टी है जो कि नाम की पार्टी है और एक पार्टी है जिसको सच में जनता समर्थन देती है। तो किसको हमें वैल्यू देना है? जिसको जनता सच में समर्थन देती है। तो यहां पर चुनाव आयोग जो है वो क्या करती है कि भाई देखो, दो प्रकार की पार्टियां वो वैल्यू देती है। पहला तो राष्ट्र के स्तर पर, देश स्तर पर, जिसको कि हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, और दूसरा क्षेत्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिसको कि हम क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, चुनाव आयोग देखती है कि कोई भी दल है वो एक खास प्रांत में या फिर क्षेत्र में सक्रिय है, तो उसको उस खास क्षेत्र के लिए मान्यता देती है, उस खास क्षेत्र के लिए विशेष सुविधाएं देती है कि भाई आप इस राज्य में जब चुनाव लड़िएगा तो आप क्या कीजिएगा, आपको क्या होगा, एक अलग प्रतीक दिया जाएगा, अलग क्या चुनाव चिन्ह दिया जाएगा और साथ में आपको कुछ और सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब यहां पर कोई भी दल, क्षेत्रीय दल कैसे बनता है या फिर उसके कुछ आप पॉइंट वाइज अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व या कामकाज क्षेत्रीय स्तर पर होता है। मतलब जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा वो झारखंड में सक्रिय है, जनता दल यूनाइटेड बिहार में सक्रिय है, समाजवादी पार्टी यूपी में सक्रिय है, इसके अलावा अगर आप देखिए तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब में सक्रिय है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्षेत्रीय दल हैं। और यहां पर बात करें तो इनका प्रभाव, मतलब ये लोग बनना चाहते हैं देश स्तर पर राजनीतिक दल, लेकिन इनका प्रभाव किसी एक खास क्षेत्र या फिर राज्य में ही है। ठीक है, आगे क्या है? इससे पिछले आम चुनावों में कम से कम 3 राज्यों में, सॉरी 3 राज्य कहां से आ गए, सॉरी ये 3 राज्य नहीं है, ये 3 राज्य नहीं होगा, एक राज्य में, मतलब जिस राज्य में इनको मान्यता चाहिए उस राज्य में 6% या इससे अधिक वोट हासिल करना चाहिए और साथ में 2 सीट, विधानसभा की 2 सीट जीतना चाहिए। तो क्या बनेगा? तब कोई भी पार्टी बन सकती है, क्या? क्षेत्रीय दल उस राज्य के लिए। समझ गए? अब क्या होता है, इसके साथ ही ये जो प्रांतीय पार्टी होती है, ये प्रांतीय पार्टी का क्षेत्रीय दृष्टिकोण होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये जब भी बात करेगी, ये राष्ट्र राजनीति की बात नहीं करेगी, ये हमेशा अपने क्षेत्र की बात करेगी। जैसे अगर मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर बात करती है तो वो बोलेगी भैया मेरे झारखंड को ये नहीं मिला, झारखंड को विशेष दर्जा दो, झारखंड को ये वैल्यू दो, वो वैल्यू दो, ऐसे दो, वो से दो। उसको नहीं मतलब है कि भैया दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास या फिर क्षेत्र के लिए काम करने की बात करेगी। उसी तरीके से हर राज्य में जो भी क्षेत्रीय दल है वो अपने क्षेत्र के हिसाब से बात करता है, वो पूरे देश स्तर पर क्या हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। यानी कि वो हमेशा क्षेत्रीय मामलों को उठाने की कोशिश करेगी, क्षेत्र के लोगों की विशेष समस्याओं को महत्व देगी और इनका प्रभाव केवल क्षेत्र के लोगों पर होगा। दूसरे लोग क्यों इसको फॉलो करेंगे जब वो किसी एक खास क्षेत्र की बात करेगी।
एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान पर महत्व देती है। जैसे ममता बनर्जी जब आती हैं तो वो बंगाली बंगाली बोलती हैं कि भाई हम जो है बंगालियों की बेहतरी की काम करेंगे, बंगाल जो है वो बहुत अच्छा राज्य है, बंगाल में बंगाली जो है बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। मतलब क्या, मतलब एक खास क्षेत्र के लोगों की विचारधारा या फिर उनकी संस्कृति की बात की जा रही है। लेकिन अगर भाजपा मान लीजिए बंगाल में रहती है तो भाजपा क्या बोलेगी कि सारे बाहरियों को बाहर निकाल दो बंगाल से? कभी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी विचारधारा सभी राज्यों पर बराबर लागू होती है। वो बंगाल हो या फिर बिहार हो, सभी को बराबर वो ट्रीट करेगी और वो भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन जब एक क्षेत्रीय पार्टी है जैसे कि आपका समाजवादी पार्टी मान लीजिए, वो बात करेगी आपको अपने उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों के बारे में, बोलेगी कि भैया बाहरी लोगों को निकाल दो राज्य से, बाहरी लोगों को हटा दो, हमारे राज्य के लोगों को नौकरी दो। इससे क्या होगा? इससे एक तरीके से यह क्षेत्रीय बात हमेशा करेगी। मतलब क्या, यह क्षेत्रीय विचारधारा, क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय लोगों का संरक्षण करना चाहेगी और उसको बढ़ावा देना चाहेगी और इससे और अधिक से अधिक स्वशासन चाहती है। मतलब कि अपने इलाके पर, अपने क्षेत्र पर शासन चाहती है। इसके बाद यहां पर क्षेत्रीय पहचान के नाम पर यह विभिन्नताओं पर जोर देती हैं। मतलब क्या, मतलब हम अगर जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंडी पर वो ज्यादा जोर दे रही, झारखंड होके नागरिक होने पर, ना कि भारत के नागरिक होने पर। तो यहां पर क्या है कि क्षेत्रीय जो पहचान है उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी वो हमेशा जोर देगी कि भैया तेलुगु होने पर विश्वास करो, तेलुगु होने का आइडेंटिटी पर प्राउड करो। और जैसे भाजपा आएगी तो वो तेलुगु के आइडेंटिटी पर कभी बात नहीं करेगी, वो बात करेगी भारतीय नागरिक के होने पर कि आप भारतीय नागरिक हैं, विश्वास कीजिए। तो ये फर्क होता है राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी को दिए गए चुनाव चिन्ह केवल एक विशेष राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए दिए जाते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए झामुमो को जो मिला है चुनाव चिन्ह या फिर समाजवादी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला है, वो सिर्फ उस राज्य में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिस राज्य में उसको मान्यता मिला है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, उसको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो देश में जिस राज्य में चुनाव लड़ेगी वहां पर वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। समझ गए? आगे क्या, अगला प्रश्न यहां पर कहता है राजनीतिक दल के किन्हीं 4 कार्यों को बताइए। तो ये जो प्रश्न है इसको अच्छे से हमने कहां बात किया था, एनसीईआरटी वाला जो वीडियो किया था जिसमें एनसीईआरटी के सारे प्रश्न देखे थे, तो वहां से आप डिटेल में देख सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि भैया देखो राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं, राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं और उससे क्या प्राप्त करते हैं। जैसे राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़कर सरकार बनाना और सरकार चलाना, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करना राजनीतिक दल का मुख्य कार्य होता है। जैसे यहां पर क्या होता है, यहां पर जो पार्टी है उसके नाम पर उम्मीदवार खड़े होते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। इसके बाद राजनीतिक दल नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम को चुनते हैं। मतलब आप वोट देने जाइएगा, हर पार्टी आकर कहेगी कि भैया हम ये काम कर देंगे, कोई बोलेगा रोड बनवा देंगे, कोई बोलेगा स्कूल बनवा देंगे, कोई बोलेगा हॉस्पिटल बनवा देंगे। तो आपको चुनना है कि भैया किसको हम वोट दें। तो अलग अलग नीतियों को और अलग अलग कार्यक्रम को जनता के सामने ये रखते हैं। राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कानून कहां बनता है, संसद में बनता है, विधानसभा में बनता है। संसद और विधानसभा में बैठता कौन है? सांसद और विधायक बैठते हैं, जो कि किसी ना किसी राजनीतिक दल से, किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। और यहां पर पार्टी जैसा कहते हैं वैसा ही सांसद और विधायक कहते हैं। तो समझ गए? इसके साथ ही इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कानून, कोई भी बिल, कानून जब तब तक नहीं बन सकता जब तक बहुमत वाली पार्टी उसका समर्थन ना कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखें कि जो राजनीतिक दल हैं वो सरकार बनाते हैं, चलाते हैं और साथ ही साथ नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक दल होंगे वो जब सरकार बनाएंगे, चलाएंगे, तो सरकार में जो भी आगे के फैसले लेने हैं, बड़े फैसले लेने हैं, वो कौन लेगा? पार्टी लेगी। पार्टी की जैसी विचारधारा होगी वैसा वो फैसला लेगी अपने विचारधारा के हिसाब से। आगे क्या है, अगला प्रश्न यहां पर पूछता है कि भाई जनमत बनाने में राजनीतिक दल किस प्रकार मदद करते हैं। तो भैया किस प्रकार मदद करते हैं, कुछ पॉइंट है, मैं सही बता देता हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आपको शायद मैंने आपको एनसीईआरटी वाले में बताया था और ये शायद दीर्घ में भी आएगा।
राजनीतिक दल जन संचार के द्वारा जनता के विभिन्न मसलों को उठाते हैं और महत्ता प्रदान करते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल हैं वो आपको आंदोलन करेंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। जब भी वो क्या करेंगे, कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो उससे मुद्दा क्या होगा, जनता के बीच में जाएगा, जनता जो है उसको जानेगी। देश भर में राजनीतिक दलों के लाखों सदस्य तथा कार्यकर्ता होते हैं। हर पार्टी, कोई भी पार्टी उठा लीजिए, उसमें लाखों की संख्या में सदस्य होते हैं। तो जब वो पार्टी किसी मुद्दे को उठाती है तो लाखों लोग उस मुद्दे का प्रचार करते हैं देश के अलग अलग हिस्से में। इससे क्या होता है, देश के जनता को पता चलता है कि भैया ये मुद्दा है, इस मुद्दे में क्या परेशानी है, क्या अच्छी चीज है। फिर जनता तय करेगी कि भैया हमको किसका समर्थन करना है, ये पार्टी सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। यहां पर क्या होगा, इसके अलावा सदस्यों के अलावा कई सारे दबाव समूह होते हैं जो कि पार्टियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे भाजपा की बात करें तो भाजपा का क्या है, भाजपा है, उसका एक स्टूडेंट यूनियन है, उसके बाद मजदूरों का एक भाजपा का संगठन है, उसके बाद महिलाओं का संगठन है, उसके बाद आदिवासियों का संगठन। मतलब हर समाज के हर तबके के लिए अलग अलग उसने संगठन और दबाव समूह बनाकर रखे हुए हैं और ये पार्टियों की शाखा के रूप में या फिर पार्टियों का समर्थन करते हैं। मतलब जब भी राजनीतिक पार्टी कोई मुद्दा उठाएगी तो सिर्फ उस पार्टी के कार्यकर्ता उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, बल्कि उसके समर्थक जितने भी आपके संगठन हैं वो सभी उस मुद्दे को उठाएंगे। अब ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जनता के बीच में किसी भी मुद्दे को उठाते हैं और उस मुद्दे के बारे में जनता को बताते हैं, जानकारी देते हैं, आंदोलन करते हैं, जनसभा, रैली, विरोध प्रदर्शन करते हैं और जनता को सारी जानकारी देते हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। और फिर जनता तय करती है कि हमको किसी भी मुद्दे का विरोध करना है या समर्थन करना है, अच्छा है या बुरा है। तो जनता एक तरीके से तय करती है। इसके बाद क्या है, आगे है राष्ट्रीय दल और राज्य दल पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो भैया बात करें तो राष्ट्रीय दल और राज्य दल क्या होते हैं ये तो आपको पता है, क्षेत्रीय दल की बात हो रही है। मतलब क्या हुआ, चुनाव आयोग के पास आपको पता है कि सभी पार्टियां जो हैं वो क्या करती हैं, रजिस्टर करती हैं और चुनाव आयोग सभी पार्टियों को समान वैल्यू देता है, समान मान्यता देता है। लेकिन कुछ बड़ी पार्टियां और स्थापित पार्टियां ऐसी होती हैं जो कि जनता के बीच में काफी पॉपुलर होती हैं। उनको क्या करता है, चुनाव आयोग विशेष सुविधाएं देता है और इन दलों को क्या किया दिया जाता है, एक अनूठा प्रतीक दिया जाता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है जो कि उस पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार ही इस्तेमाल कर सकता है। और इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेषाधिकार और कुछ अन्य विशेष सुविधाएं प्राप्त करने वाली पार्टियां मान्यता प्राप्त पार्टियां कहलाती हैं और यही कारण है कि इन पार्टियों को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो भाई बात हो गया। लेकिन जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो पूरे देश स्तर पर सक्रिय है और दूसरा जो कि किसी एक खास क्षेत्र में, किसी एक खास राज्य में सक्रिय है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर दो हो गए, तो उसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय दल की बात करते हैं। राष्ट्रीय दल ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि राष्ट्र स्तर पर सक्रिय होते हैं। तो भैया कैसे तय होगा कि कोई पार्टी राष्ट्र स्तर पर सक्रिय है या फिर किसी खास क्षेत्र में सक्रिय है? तो उसके लिए चुनाव आयोग ने एक खास क्राइटेरिया बनाया है, कानून बनाया है, नियम बनाया है कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव में यहां पर 4 राज्यों में यहां होगा ये चीज, लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उसको वोट प्रतिशत 6% वोट मिला, 6% वोट मिल गया और यहां पर या फिर लोकसभा में 6% वोट या उससे कम, 6% या फिर ज्यादा, और साथ में 4 सीट उसे जीतना है। लेकिन क्या हुआ, वो पार्टी 4 सीटें तो जीत गई लेकिन वो 6% हासिल नहीं करने पाई लोकसभा चुनाव में। तो उसके लिए दूसरा कंडीशन है कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़िए, वहां पर अगर आपको 6% मत मिल जाता है तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे विधानसभा चुनाव, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% मत, लेकिन लोकसभा चुनाव में 4 सीटें, तो भी आपको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है राज्य दल या फिर क्षेत्रीय दल कि भैया कोई पार्टी है वो पूरे देश के स्तर पर नहीं लड़ रही है या फिर पूरे देश स्तर पर सक्रिय नहीं है, किसी एक खास राज्य में है। तो यहां पर क्या होगा कि वो पार्टी जो एक राज्य की विधानसभा चुनाव में कुल वोट का 6% मत ले आती है, कम से कम 6% मत, और साथ में 2 सीटें जीत जाती है, तो वो दल क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय दल होगा या फिर एक खास का राज्य का दल होगा। उसे राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे आमतौर पर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, अब यहां पर हो सकता है कि उसकी विचारधारा या फिर दृष्टिकोण क्षेत्रीय नहीं हो। मतलब जैसे अगर बात करें, वो पार्टी बनना चाहती है देश की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन अभी उसको समर्थन सिर्फ एक राज्य में मिल रहा है, तो वो कैसी पार्टी होगी? क्षेत्रीय पार्टी होगी। लेकिन वो पार्टी हो सकता है कि अगला चुनाव या फिर उसके अगला चुनाव में पूरे देश में जीत जाए, तो वो पार्टी क्या हो जाएगी? क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी। इसमें भी क्षेत्रीय पार्टी दो प्रकार की होती हैं। पहला तो होता है क्षेत्रीय दल, जो कि क्षेत्रीय विचारधारा लेकर ही चलती है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल, ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका सिर्फ झारखंड के लिए बात करेगी, काम करेगी। बीजू जनता दल सिर्फ उड़ीसा के लिए काम करेगी, बात करेगी, बाहर वो चुनाव भी नहीं लड़ेगी। लेकिन कुछ जो दल हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल या फिर समाजवादी पार्टी, ये बाहर भी चुनाव लड़ते हैं, बाहर भी वो जीतना चाहते हैं, लेकिन अभी उनका पकड़ बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ एक राज्य में उनका पकड़ है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हुआ है कि वो अभी भी क्या है? क्षेत्रीय दल हैं। जिस दिन भी ये दल आपको दूसरे राज्यों में भी जीत जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे? आपको राष्ट्रीय दल बन जाएंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रीय दल और राज्य दल आपने समझ लिया। तो यहां पर जो कुछ खास प्रश्न थे आपके 3 अंक वाले, वो तो हमने डिस्कस कर लिए। आगे आपको 5 अंक वाले वीडियो को भी देखना चाहिए, उसमें और भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।